Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to discuss our next portion of previous lecture, urinary system of man, जिसका next portion है structure of nephron. जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो ऑर्गन था किडनी. किडनी इज द मेन फिल्ट्रेशन प्लांट इनसाइड आवर बॉडी और यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है वो कौन सा? किडनी है. और किडनी के अंदर भी हमारे पास जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन है. जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि किडनी के अंदर ब्लड लेकर कौन आता है? रीनल आर्टरी. और रीनल आर्टरी कौन सा ब्लड लेकर आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है टू द किडनी. और किडनी की तरफ किसको लेकर आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ कौन कौन सी चीजें होती हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट और जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स अदर्स होती हैं वो सारी की सारी उसके साथ शामिल होती हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें. बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नाउन एज नेफ्रॉन. किडनी के हमने टू जो पार्ट्स पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? द फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स एंड द अदर वन इज मेडुला. कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है किडनी का और जो इनर पार्ट है उसका नाम क्या है? मेडुला. सो रीनल आर्टरी लेकर आया ब्लड किसकी तरफ? किडनी की तरफ. और रीनल आर्टरी फर्दर जो है वो डिवाइड होती है, सब डिवाइड होती है किन के अंदर? एफरेंट आर्टरियोल के अंदर. हर एक नेफ्रॉन की तरफ एक इंडिविजुअल एफरेंट आर्टरियोल आता है जो कि ब्लड लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी होते हैं. फिर हम ये देखते हैं कि एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं. ऑलमोस्ट एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं. और 1 मिलियन नेफ्रॉन्स के लिए रीनल आर्टरी फर्दर सब डिवाइड होती है और किसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है? एफरेंट आर्टरियोल के अंदर. एफरेंट आर्टरियोल के अंदर ब्लड ट्रेवल करके आता है किसके पास? हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के पास. नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? इट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज ऑल्सो नाउन एज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस हमारे पास कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, एक गुच्छा है जो कि इंक्लोज्ड होता है किसके अंदर? बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर. इन तीनों को मैं इंडिविजुअली हर एक एक्सप्लेन करता हूं आपको कि ब्लड आया किसके थ्रू? रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के पास. फिर कहां पर? एफरेंट आर्टरियोल में. एफरेंट आर्टरियोल के बाद किस स्ट्रक्चर के पास? ग्लोमेरुलस के पास. और ग्लोमेरुलस जो है वो उसके अंदर क्या होता है? बेसिकली ये एक पोरस नेटवर्क है कैपिलरीज का. इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं. जब ब्लड रश करता है इसकी तरफ तो यहाँ पर एकदम से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं या जो भी हमारे पास माइनर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो इन पोर्स में से पास थ्रू हो जाते हैं, गुजर जाते हैं और किसके अंदर चले जाते हैं? हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसके अंदर? बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर. एफरेंट आर्टरियोल से अगर 100% ब्लड आया है तो उसमें से 20% जो ब्लड प्लाज्मा के जो भी हमारे पास फ्लूइड है, मटेरियल है, वो किसके अंदर चला जाता है? बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर. और 80% जो कि बचता है हमारे पास, फिल्ट्रेट हो चुका होता है ब्लड, वो वापस किसकी तरफ चला जाता है? एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू. एफरेंट आर्टरियोल की तरफ जाते हुए यहाँ पे हमारे पास नीचे कैपिलरीज का सेकेंड नेटवर्क है. यानी कि कैपिलरीज के दो नेटवर्क होते हैं एक नेफ्रॉन के अंदर. फर्स्ट हमारे पास ग्लोमेरुलस है और अदर वन कौन सा है? वेसा रेक्टा. जब ब्लड यहाँ से फिल्टर हो चुका होता है तो वो वापस रीनल वेन की तरफ किसके थ्रू जाता है? हमारे पास वेसा रेक्टा के थ्रू वापस चला जाता है. इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि वेसा रेक्टा के थ्रू ब्लड कैसे वापस जाता है. क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास बाउमैन्स कैप्सूल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मौजूद होता है. ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आयंस हैं और इसके अंदर हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसे आयंस भी हों, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हों जो हमारी बॉडी को चाहिए हों. तो उनको वापस इसमें से रीअब्सॉर्ब करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है? प्रॉक्सिमल टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. बाउमैन्स कैप्सूल में से फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ट्रैवल करता हुआ कहां पर आता है? प्रॉक्सिमल टिब्यूल की तरफ. और प्रॉक्सिमल टिब्यूल में दोनों तरह के फिनोमेनाज होते हैं. रीअब्सॉर्प्शन भी होती है
और अदर फिनोमेना कौन सा होता है, सिक्रीशन भी होती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और पोटाशियम जैसे आयंस को सिक्रीट किया जाता है और इसमें से रीअब्जॉर्ब किया जाता है ग्लूकोज को या जितने भी हमारे पास अदर जो बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दोबारा वापस क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये एक बात आपने दिमाग में रखनी है कि जो ग्लोमेरुलस है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ये यहाँ पर जो पोरस स्ट्रक्चर है इसका वो लार्ज मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल को इसमें से गुजरने नहीं देता, जैसे कि प्रोटीन्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको बाउमेन कैप्सूल के अंदर आने नहीं देता, उनको वापस किसकी तरफ भेज देता है, हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की तरफ भेज देता है। इसमें देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे ट्रेवल करने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, यू शेप स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले बेसिकली आप ये दिमाग में रख लें कि दो पोर्शन मैंने बताए थे आपको सच एज किडनी के, एक कॉर्टिकल रीजन है, दूसरा कौन सा है, मेडुलरी रीजन है। कॉर्टिकल रीजन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, ग्लोमेरुलस, बाउमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके अंदर मौजूद होते हैं, कॉर्टिकल रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। और अदर जो इनर रीजन होता है किडनी का उसका नाम क्या है, मेडुला। और मेडुलरी रीजन जो है वो हमारे पास इसकी जो कह सकते हैं कि आप कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर सोल्यूट्स की वो ज़्यादा होती है। सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे पास जो इतना पोर्शन है इसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स के ज़्यादा होती है। जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ट्रैवल करने के बाद आगे लूप ऑफ हेनले की तरफ ये हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो वापस जो इसमें से फिल्टर हो चुका होता है वो यहाँ पर आता है, रीअब्जॉर्प्शन भी हो चुकी होती है कुछ हद तक, आगे आ जाता है लूप ऑफ हेनले की तरफ। और लूप ऑफ हेनले ये यू शेप स्ट्रक्चर, इसके 3 पार्ट्स है, वो कौन कौन से हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसे क्यों कहते हैं, ये हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और ये वाला जो असेंडिंग है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, दैट्स वाई इसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग लूप बोलते हैं। डिसेंडिंग लूप से ट्रेवल करता करता यहाँ पर इस हिस्से के अंदर आ जाता है हमारा ये जो फिल्टर हुआ होता है, ऑलरेडी जो फिल्ट्रेट बचा होता है वो इसके अंदर होता है। अब वो जब नीचे आता है तो होता है यहाँ पर कि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल होता है फॉर द वाटर, यानी कि इसमें से वाटर जो है वो बाहर निकल सकता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से गुजर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पर कि सोल्यूट बाहर ज्यादा है, दैट्स वाई वाटर जो है वो किसकी तरफ रश करता है, बाहर वाले रीजन की तरफ, मेडुलरी रीजन की तरफ यहाँ पर रश करता है। और इसमें से गुजरते गुजरते फिल्ट्रेट जो है वो अगले पोर्शन की तरफ, जो कि कौन कौन से, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये दोनों के दोनों पोर्शन जो है वो हमारे पास इम्परमिएबल होते हैं वाटर के लिए, यानी कि इसमें से वाटर जो है इस ट्यूब में से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये किसके लिए परमिएबल होते हैं, ये परमिएबल होते हैं फॉर द सोडियम एंड क्लोरीन आयंस, कि ये इसमें से एक्टिवली सोडियम और क्लोरीन आयंस को निकाला जाता है। उनको कैसे निकाला जाता है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरने के बाद कहाँ पर पहुंच जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, कौन सा स्ट्रक्चर है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ से होते 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 फिर ये कहाँ पर पहुंच जाता है, हमारा फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंच जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों के अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं होती है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है अभी भी जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है, उनकी भी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रीअब्जॉर्प्शन तब करती है जब एक हमारे पास रेगुलेशन हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जब वो प्रोवाइड किया जाता है, वो एक्टिव होता है, तो तब इसमें से क्या निकलता है हमारे पास, कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर जो है वो निकाला जा सकता है। सो ओवरऑल अगर हम इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ओवरव्यू करें तो ब्लड आया कहाँ पर, एफरेंट आर्टरियोल में, फिर कहाँ पर पहुंचा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, ग्लोमेरुलस में जो कि एक कैपिलरीज का नेटवर्क है, फिर उसमें से गुजरने के बाद बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर हमारा फिल्ट्रेट, और जो फिल्टर्ड हुआ ब्लड है वो कहाँ पर चला गया, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू वेजा रेक्टा जो हमारे पास यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज का सेकेंड नेटवर्क है, वहां पर पहुंच गया। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से होते होते लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से आगे हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और आफ्टर दैट कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट्स काफी सारी जो हमारी नेफ्रॉन 1 मिलियन नेफ्रॉन की हमने बात की थी, तमाम
कि तमाम की जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो जाके ड्रेन करती है यूरिन को रीनल पेल्वस के अंदर, और वहाँ से यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से आगे जो है वो उसको बॉडी में से खारिज करने के लिए यूरेथ्रा के पास पहुँचा दिया जाता है, और यूरेथ्रा में से उसको स्टोरेज के बाद यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसको निकाल देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। उसके अंदर हमने डिस्कस करना है ये जो मेडुलरी रीजन है इसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होती है। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।